नमस्कार दोस्तों। यह कुछ टाइम पहले हुए दिल्ली का एक एक्सीडेंट है। एक बाइक पे 50 साल के आदमी अपनी बेटी के साथ जा रहे थे और अचानक से उनके ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और पीछे बैठी इनकी बेटी भी काफ़ी इंजर्ड हो गई। बारिश की वजह से यह हालात हुई थी मुंबई के फेमस मोड़ के बाहर। अब कुछ लोग यह कह देंगे कि अरे मुंबई में तो एक दिन में 800 mm बारिश हो गई थी, जो कि कोई भी सिटी हैंडल नहीं कर सकती। तो ये ज़रा गुड़गांव के हालत देख लो, जब भी गुड़गांव में पूरे साल में 600 mm से ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन फिर भी गुड़गांव में सिर्फ इसी साल वाटर लोडिंग की वजह से 8 लोगों अपनी जान गंवा दी। यह केस आपको याद होगा, जिसमें बिना किसी रीजन के कुछ लोगों ने एक बाइकर के साथ मारपीट की और उसकी बाइक भी तोड़ दी। यह मोहादी का केस है, जिसमें एक इंडियन साइंटिस्ट जो स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों को छोड़कर भारत वापस आया यहाँ रिसर्च करने के लिए, और एक पार्किंग के ऊपर एक झगड़े में उसकी जान चली गई। यह है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत, जिसमें लोग हर रोज अपनी जान पर खेल के कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रेवल करते हैं। यह है हमारी पब्लिक स्पेसेस की हालत, जहाँ साइट सीइंग के नाम पर कूड़े के ढेर और गुटके के पीक दिखाई देते हैं। आप अगर अपने बच्चों को एक ढंग के स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो नर्सरी केजी की फीस भी लाखों तक पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। नए फ्लाईओवर्स और रोड इनोवेट होने से पहले ही धंस जा रहे हैं। अब मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग भारत को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दे रहे हैं। तो आखिर देश में चल क्या रहा है, और क्या ऑनेस्ट टैक्स पेयर के पास भारत छोड़कर चले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा है? आइए देखते हैं। भारत को करंटली आप दो अलग अलग लेंस के साथ देख सकते हैं। एक लेंस है सरकार और गोदी मीडिया का, जिसमें आपको सब चंगा सा लगेगा, जिसमें रोज भारत विश्व गुरु बन रहा है, जिसमें 2020 को इंडिया डेकेड कहा जा रहा है। देश विदेश में हमारा नाम हो रहा है, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि हमने ई ऑफ लिविंग का वो बढ़ावा दिया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ये बातें झूठी नहीं है, लेकिन एक दूसरा लेंस भी है जो आम आदमी का कहना है, जो कहता है कि मेरी जिंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल होती जा रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डे बाई डे गिरती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है और सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है। नए ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। MBA करने के बाद 25,000 ऑफर होते हैं सैलरी के नाम पर। सरकार ये कहती है कि हम ड्रोन भेजकर सरकार काम की क्वालिटी चेक करते हैं। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो फिर ये नज़ारे हमें देखने को कैसे मिल रहे हैं? अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले देश छोड़ के जा रहे हैं। अब सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोअर क्लास के लेबर्स को बाहर भेज रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तो कुछ उन्हें नौकरी मिल नहीं पाएगी। जिस आम आदमी को 2 व्हीलर पर घर से बाहर निकलने डर लगता है कि कहीं किसी ओपन मैन होल में गिर ना जाऊं, कहीं किसी नंगी तार से करंट ना आ जाए, कहीं कोई कुत्ता ना काट ले, कहीं कोई खाड़ वाला ठोक के ना भाग जाए। जो आम आदमी हर दूसरे महीने किसी ना किसी सरकारी दफ्तर के लाइन में लगा रहता है, कभी बैंक में पैन कार्ड जमा करवा रहा होता है, कभी KYC करवा रहा होता है, तो कभी फ़ोन नंबर लिंक करवाने के लिए लाइन में खड़ा होता है। जो आम आदमी वेकेशन प्लान करता है तो उसे पता चलता है कि गोवा से सस्ता तो वियतनाम पड़ रहा है, जिसे रील देख के पता चलता है कि अफ्रीका के कई सारे देश में हमसे ज़्यादा साफ सुथरे नज़र आते हैं, हमारे से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नज़र आते हैं। बैंक करप्ट हो चुका श्रीलंका हमारे दिए हुए लोन्स पर सर्वाइव कर रहा है, वहाँ भी हवा पानी सेफ्टी भारत से बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे लोग आम आदमी को आप कब तक पागल बनाते रहोगे? रियलिटी है कि हर साल लाखों लोग भारत की सिटीजनशिप को गिव अप कर रहे हैं। रियलिटी है कि उनमें से किसी भी एक इंसान कभी अपने देश लौटना नहीं चाहता। रियलिटी है कि लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर डंकी मारने के लिए तैयार हैं, जिसमें यह तक पता नहीं होता कि जिंदा US कनाडा पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यह रिस्क लेना भारत में रहने से ज़्यादा बेटर लग रहा है। ज़रा सोच के देखो क्या हालत हो चुकी है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आपको किसी वेस्टर्न कंट्री में जाने का मौका मिल जाए और पैसों का और जॉब का कोई इश्यू ना हो, तो फिर क्या आप भारत में रहना चाहोगे या बाहर जाना चाहोगे? कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से 90% लोग अगर दिल में हाथ रख के बोले तो भारत नहीं लिखेंगे। इसलिए हर साल ऐसे लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं, यह सबूत है हमारे पास। और बाहर के देशों में रह रहे हैं, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करके वो लोग लिखते हैं दैट इन इंडियन सिटीजन आर द बेस्ट। मुझे पता है अभी कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे कि 2014 से पहले क्या हमारी सिटीज़ वर्ल्ड क्लास होती थी? नहीं होती थी, इसीलिए तो लोगों ने चेंज नहीं कराए थे। अब कोई उनकी बात क्यों नहीं कर रहा? मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर यह इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बुरा हाल कैसे है? हरियाणा में पिछले 10 साल से BJP की सरकार है, फिर भी इस साल वाटर लॉगिंग में 8 लोगों की जान चली गई गुड़गांव के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ गरीब लोग होते हैं, क्योंकि गरीब इंसान की तो कोई वैल्यू होती नहीं है इस देश में। न्यूज़ में भी वो आता नहीं है।
पर पैसे से आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रॉपर मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी में काम कर रहे थे। 25 साल के अक्सर जैन गुड़गांव की एक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर थे, लेकिन बारिश में कहीं नंगी तार खुली पड़ी थी, इसलिए करंट लगकर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एयरलाइंस एम्प्लॉय वंशिका जो सिर्फ 28 साल की थी, वो एक्सीडेंट के वक्त कैब में बैठी थी। 23 साल की प्रशांत और 27 साल के सैलेंट में ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और 26 साल के डिलीवरी राइडर पवन कुमार थे। सारे लोग गुड़गांव के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड में रह रहे थे और सिर्फ सिस्टम के फेलियर ने इनकी जान ले ली। या तो म्यूनसिपैलिटी से लेकर पीएम तक 4 इंजन के सरकार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है। यह है हमारी सो कॉल्ड मिलेनियन सिटी, जहाँ पर चौराहे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे आप फ्लैट खरीदने जाओ तो घटिया से घटिया फ्लैट भी 34 करोड़ से नीचे का नहीं मिलेगा और 100 करोड़ के भी फ्लैट यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन जब बारिश आती है तो पार्किंग में खड़ी करोड़ों की गाड़ी तैरने लग जाती है। यही सेम हालत दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर सब जगह की है। 19 में 200 में लोग फॉरेन जाते थे एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए। आज के टाइम पर लोग बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने देश में रहने लायक अच्छा सिस्टम तक नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम से, सरकार से, अपोजिशन से लोग इतना पक चुके हैं कि उन्हें देश छोड़ के जाने के अलावा कोई अल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिटिशियन के बारे में कुछ लोग बोलने की जरूरत ही नहीं करता है क्योंकि उनको पता है कि सबके सब चोर हैं और सबके सब मिले हुए। लेकिन जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें करप्शन, रिजर्वेशन, लैक ऑफ सिविल सेंस, बहुत कुछ बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग होपलेस हो चुके हैं। देश में एक प्राइवेट सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे सिस्टम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी रिजर्वेशन लाने की बात चल रही है और जो इशूज कांग्रेस उठाती है बीजेपी खुद उसको पूरा करने में जुट जाती है। इसका मतलब है यह है कि बीजेपी का कोई प्राइवेट सेक्टर भी रिजर्वेशन लागू कर दे तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर यह लोग आप रिजर्वेशन की सीलिंग का 50% से बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है, यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है। फॉरेन जो भारत में घूमने आते हैं वो खुद झाड़ू उठा के हमारी गंदगी साफ कर रहे हैं और जिन लोगों को यह काम करवाना चाहिए था वो लोग फोटो ऑफ में बिजी है। साफ जगह पर कूड़ा डलवा कर मंत्री जी झाड़ू लगा के देश में स्वच्छता का संदेश देंगे और जिन गलियों में एक्चुअली सफाई की जरूरत है वहाँ काउंसलर दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता है। और फिर हम सोचते हैं कि भारत में टूरिस्ट क्यों नहीं आते। हमारे खुद के लोग गोवा की जगह वियतनाम, थाईलैंड क्यों जा रहे हैं। कोई फॉरेन अभी फिल्दी बोल दे तो लोगों को ट्रोल करने लगते हैं। ट्विटर के एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा है। फॉरेनर्स के साथ इंडिया में कोई बड़ा क्राइम हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है तो वो भी इनको प्रोपेगेंडा ही लगता है शायद। इतनी विक्टिम मेंटालिटी है कि कोई शीशा दिखाता है तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय, ठीक करने की बजाय उसे भी काऊ बोल देते हैं क्योंकि वो आसान काम है। फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस। सिर्फ पेरिस में एक साल में 23 मिलियन यानी कि 2.3 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। और भारत जो इतना बड़ा देश है जहाँ रेगिस्तान से लेकर पहाड़ से लेकर समंदर तक सब कुछ है, जहाँ इतनी रिच हिस्ट्री और कल्चर डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद पूरे भारत में सिर्फ 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। कंपेयर करके देखो तो एक छोटी सी सिटी में पूरे भारत से दुगने टूरिस्ट आ रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ट्विटर पे तो पूछोगे तो लोग इसे डीप स्टेट की कोई चाल बता देंगे। हम लोग इतने सेल्फ सेटल्ड हो चुके हैं कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मैन कैरेक्टर एनर्जी पूरी है, हीरोगिरी पूरी है, लेकिन सबसे बिलो एवरेज रहता है। इन चीज़ों से होपलेस होकर जब कोई देश को छोड़ने की बात करता है तो लोग उसे भी गिल्टी फील करवा देते हैं। उसको बोल देते हैं कि देश को सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, चले जाओगे तो सिस्टम को फिक्स कौन करेगा। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभिषेक सोनकर एक 39 साल के साइंटिस्ट थे जो यूएसए, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रिसर्च कर चुके थे और कुछ टाइम पहले भारत में वापस आकर IISER को ज्वाइन किया था। नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च कर रहे थे। उनका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और रोज डायलिसिस होती थी। बस एक दिन नेबर के साथ पार्किंग पर झगड़ा हुआ और उनको इतना मारा गया कि उनकी जान चली गई। सिर्फ एक बाइक पार्किंग के ऊपर हमने इतने एक ब्रिलियंट पॉइंट को खो दिया। भारत में वापस लौट कर आने के बाद उनको क्या मिला, उनकी फैमिली को क्या मिला? क्या आप उन्हें जाकर ज्ञान देंगे कि देश को सुधारने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस केस को सुनकर कोई अनजाने वापस आने की सोच भी रहा होगा तो उनके परिवार वाले खुद मना कर रहे होंगे कि बेटा तुम भले ही वहाँ अकेले रह रहे हो लेकिन वापस लौटे तो मत आना, हमसे दूर रहो लेकिन कम से कम जिंदा तो रहोगे। क्या वैल्यू है इस देश में एक इंसान की? 300 वर्ड का ऐसे हो जो महीनों की नेशनल न्यूज़ बनने के बाद में आधे से ज़्यादा केस एक्सीडेंट में करने वाले पकड़े नहीं जाते। थार वालों के कितने ऐसे केसेस जो हैं जो एक्सीडेंट किया और भाग गए, जैसे कि मामला ठंडा हुआ, पुलिस के साथ सेटिंग कर ली और केस वहीं पे क्लोज हो जाता है। इसलिए खुद पॉलिटिशियन अपने बच्चों को सबसे पहले बाहर सेटल करते हैं। विकसित भारत, अमृतकाल, ये सब जुमले आम आदमी के लिए हैं। इनके खुद के बच्चे आप जाके सर्च करोगे एक भी आपको इंडियन सिटीजन नहीं मिलेगा। और अगर इंडियन सिटीजन है भी आज के टाइम पर किसी वेस्टर्न कंट्री में सेटल हो गया होगा क्योंकि वो नहीं जीना चाहते एक थर्ड क्लास जिंदगी।
भारत के सारे करंट कैबिनेट मिनिस्टर और छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, इन सबके बच्चे यूएस में जाके पढ़ते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। और आम आदमी का बच्चा एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के चक्कर में सालों तक घिसता रहता है। उसने भी कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी वो बाढ़ में डूब के मर जाता है। और ये लोग हम आप लोगों को थर्ड क्लास जिंदगी जीने के बाद देशभक्ति का चूरन बाढ़ देते हैं। इन नेता लोगों को इतना ही देश प्रेम है, अपने बच्चों को क्यों नहीं देते कि बेटा देश में आओ, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। यह बात तो सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप इंडियंस के लिए इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है। हर रोज इंडियंस पर रेसिस्ट अटैक की वीडियो देखते रहते हैं। हम लोग यूएसए में तो कितने सारे इंडियंस शॉर्ट्स में मारे जा चुके हैं। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में भी राइट विंग पार्टी आ चुकी है और इमिग्रेशन को लोग सख्त खिलाफ है। आइलैंड जैसे देश जहाँ पर भारतीयों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, वहाँ पर भी भारतीयों पे अटैक हो रहे हैं। यानी भारतीयों के अगेंस्ट रेसिज्म सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि लिटरली रियलिटी में भी हो रहा है। लेकिन ये सोच के देखो कि यह सब होने के बावजूद भी हर साल लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। जो यहाँ रह गए हैं उन्हें टैक्स लगा के चूसा जा रहा है। पहले लाखों रुपए का रोड टैक्स भरो, फिर रोड पे चलाने के लिए जबरदस्ती ऐसा पेट्रोल डलवाओ और कंफर्टेबली नहीं आपकी गाड़ी के साथ में फिर हाईवे पर टोल टैक्स दो, गड्ढों में अपनी गाड़ी तुड़ाओ और अपनी जान गंवा दो। अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी जीएसटी में दान कर दो। प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ और प्राइवेट मेंटल सोसाइटी में रहो। इंसान घर से बाहर निकलता है तो भगवान से प्रे करता है कि काश भगवान मैं शाम को सही सलामत वापस आ जाऊं। सब लोग अपने अपने बबल में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों को इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है और प्रोपेगेंडा से लोग बोर हो चुके हैं। अब लोगों को जुमलों को बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं और अल्टरनेटिव भी हैं। उनके पास ऐसे घटिया आइडियाज़ हैं कि उन्हें करने से पहले इंसान को डर लगता है। लेकिन फिर भी अगर कोई सच में प्रॉब्लम फिक्स करना चाहता है तो फिर एआई और आउट द बॉक्स में आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।